योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है फ्रिज में गैस चोक क्यों हो जाती है या फ्रिज में गैस ब्लॉक क्यों हो जाती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने स्पेशल उन टेक्नीशियन भाइयों के लिए बनाया है जो या तो इस सीजन में अपना काम शुरू करने जा रहे हैं या फिर वो फ्रिजों का काम ज़्यादातर करते हैं और R134A के साथ काम करते हुए उनको बार बार चोकिंग और ब्लॉकिंग की समस्या आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। आज हम ऐसे ही एक फ्रिज पर कार्य कर रहे हैं जिसमें बार बार गैस चोक हो जाती है यानी गैस ब्लॉक हो जाती है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे अच्छे टिप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो सामने देख रहे हैं यह एक फ्रिज है। इस फ्रिज में जो समस्या है वो यही है कि इसमें गैस बार बार चोक हो जाती है। तो इसलिए हमने सबसे पहले इसके डिस्चार्ज पाइप को खोल दिया और फ्रिज की हम सेक्शन पाइप को खोल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बार बार किसी फ्रिज में ये समस्या आए या तो किसी टेक्नीशियन ने उसका फ्रीजर चेंज किया होगा या फिर ऐसा कुछ इसके अंदर लीकेज होगी जिससे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में सिस्टम के अंदर चला जाता है। और इस सूरत में आप कभी इस समस्या का सामना करें तो सबसे पहले आप उस कंप्रेसर को बाहर निकालिए जिस सिस्टम में जो कंप्रेसर लगा है और उसके ऑयल को चेंज कर दीजिए। आप उसमें वही ऑयल डालिए जो उस रेफ्रिजरेंट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस कंप्रेसर के ऑयल को चेंज करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से तेल के कलर को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सिस्टम में कितनी भारी मात्रा में मॉइस्चर गया हुआ था और फिर उस तेल को निकालकर आप इसमें नया तेल चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आप इन चीज़ों को अपनाकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें सिलसिलेवार बताता चलूँगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताऊं जो एक अच्छी प्रैक्टिस के रूप में जानी जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। बीच बीच में मैं आपको अच्छे टिप्स के बारे में जिससे आपको अपने कार्य में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है उनको भी बताता जाऊँगा। देखिए, जब आपने कंप्रेसर को निकाल लिया है तो आप उसके बेस को साफ़ कर लीजिए क्योंकि जब भी आप फ्लैशिंग वगैरह करवाते हैं तो डस्ट उसमें जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। देखिए दोस्तों, कलर आप ऑयल के कलर को देखिए, बिल्कुल पीले रंग का कलर है यानी कि ये पूरा एसिडिक हो गया है। यानी कि इसमें मॉइस्चर इतनी मात्रा में मिला हुआ है कि ये एसिड का काम कर रहा है जिससे हमारे सारे सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसलिए सबसे पहले इस ऑयल को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है और इसकी जगह आप अच्छा साफ़ सुथरा R134A के ऑयल को इस्तेमाल कीजिए। देखिए, जो आप नया ऑयल डाल रहे हैं बिल्कुल साफ़ पानी की तरह है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑयल कितना ख़राब हो चुका है। हमने ऑयल को चेंज कर दिया है। अब हम इसकी जो पाइपें हैं कंप्रेसर की उनको फाइल से साफ़ करेंगे ताकि ब्रेजिंग करते हुए हम ज़्यादा टाइम इन पाइपों पर ना लगाएं, क्योंकि अगर जितना टाइम आप पाइपों पर ब्रेजिंग करते हुए बत्ती का लगाएंगे तो इससे ब्लॉकेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए आपको एक परफेक्ट टाइमिंग के अनुसार ही ब्रेजिंग करनी चाहिए, यानी कि पाइप पर ज़्यादा देर तक हमारी ब्रेजिंग टॉर्च की लो नहीं रहनी चाहिए ताकि जो हमारा ब्रेजिंग रोड का जो माल है वो अंदर पाइप में न जाए। और देखिए, ब्रेजिंग करते हुए आप पहले पाइप को थोड़ा सा अंदर डालिए, फिर उसको ब्रेज करते हुए उसके ऊपर हमारी ब्रेजिंग रोड को पिघला दीजिए और फिर प्लास की सहायता से पाइप को थोड़ा अंदर की तरफ धकेलिए। ये एक ब्रेजिंग करने का अच्छी टेक्निक है। इससे ब्रेजिंग हमारा जो है वो ब्लॉक होने के चांस कम हो जाते हैं। दोस्तों, ब्रेजिंग एक ऐसी स्किल है जितना आप करते जाएंगे उसमें आपको उतनी ही सफाई मिलती जाएगी, यानी कि जितना अनुभव आप ब्रेजिंग में करेंगे उतना ही साफ ब्रेजिंग आप करना लग जाएंगे। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर। यहाँ पर ब्रेजिंग करते हुए आपको बहुत ही धीरज और सावधानी से करना पड़ेगा क्योंकि लगभग यही जो हमारा पॉइंट है, लगभग लीकेज यहीं से होती है। क्योंकि जो हमारा कंडेंसर है वो GI पाइप का है और हमारा जो फिल्टर ड्रायर है वो कॉपर का है। इसलिए आप ब्रेजिंग करते हुए हमारे फिल्टर की जो अवस्था है वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल ऐसे ही रखना होगा, तभी आपका ब्रेजिंग अच्छी तरह से लग पाएगा। क्योंकि हमें वर्टिकल जब इसको ब्रेज करेंगे तो हमारा फिल्टर बार बार नीचे की तरफ
निकलता रहता है, जिससे अच्छा ब्रेज नहीं लग पाता। आप हॉरिजॉन्टल ब्रेज करने के बाद इसको वर्टिकल अवस्था में प्लायर की सहायता से कर सकते हैं, क्योंकि इसको वर्टिकल में रखना बहुत आवश्यक होता है। अब हम इसमें लीकेज को चेक करेंगे, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे नाइट्रोजन का। कभी भी हम कंप्रेसर के प्रेशर को भरकर लीकेज को नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि कंप्रेसर का प्रेशर हमारे सिस्टम में मॉइस्चर को अंदर भेज देता है। इसलिए हमेशा ड्राई नाइट्रोजन का इस्तेमाल आपको करना होगा। इसके लिए आपको 150 psi का प्रेशर सिस्टम में देना होगा और सिलसिलेवार हर पॉइंट पर जहां हमने ब्रीजिंग किया है वहां पर साबुन के घोल के द्वारा आपको लीकेज चेक करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक स्पंज के टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अच्छी साबुन का, और आपको उस हर पॉइंट पर साबुन लगाकर बहुत ही सावधानी से, बिल्कुल बारीकी से लीकेज को देखना होगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट हमारा लीक रह जाता है तो इसमें हमारा टाइम और पैसे दोनों बर्बाद होते हैं। इसलिए आप इन पॉइंटों में कभी भी लापरवाही ना बरतें, और ख़ासकर जो ड्रायर वाला हमारा पॉइंट है इस पर आपको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही बारीकी से लीकेज को चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर लीकेज होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर GI और कॉपर का ज्वाइंट होने से लीकेज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और आपको माइनर लीकेज देखने के लिए बहुत ही हल्का घोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि उसमें झाग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हल्का हल्का पानी सा होना चाहिए, तभी आपको माइनर लीकेज दिख सकती है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो ब्रेजिंग है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर हम फिल्टर को वर्टिकल स्थिति में रखते हैं तो इसमें हमारा ब्रेजिंग का जो लिक्विड है वो काफ़ी अंदर चला जाता है और हमारा फिल्टर ब्लॉक हो जाता है। इसलिए आप हमेशा फिल्टर को हॉरिजॉन्टल ही आप इसको ब्रेज करें और उसके बाद आप प्लायर की सहायता से इसको वर्टिकल कर सकते हैं। और जो हमारा गैस चोक होता है वो इस कैपिलरी के अंदर होता है, जो आप ये बारीक सी पाइप देख रहे हैं। अगर सिस्टम में नमी रह जाती है तो इसमें मॉइस्चर आने के बाद वो यहाँ पर जम जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हमारा माइनस में चला जाता है, इसलिए यहाँ पर मॉइस्चर जमने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हैं तो आप सिस्टम को अच्छी तरह से वैक्यूम करें। कभी भी कंप्रेसर वाले कंप्रेसर से इसको वैक्यूम ना करें। हमेशा इसके लिए आपको एक अच्छे प्रोफेशनल वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करना होगा, अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हैं। और वैक्यूम भी आपको बिल्कुल डीपली करना पड़ेगा। इसके लिए आप बीच में वैक्यूम पंप रोक कर उसको स्टैंड बाय में छोड़ सकते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा वैक्यूम दोबारा से टूट तो नहीं रहा, यानी कोई हमारा पॉइंट लीक तो नहीं है। हमने अब इसमें गैस को डाल दिया है। अब मैं हाथ के द्वारा ये महसूस कर रहा हूँ कि कहाँ पर कितना तापमान होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि अगर सिस्टम ठीक प्रकार से चल रहा है तो आप कहां कहां पर क्या क्या तापमान महसूस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्चार्ज पाइप को हाथ लगाएंगे, ये अच्छी गर्म होनी चाहिए। उसके बाद हम कंडेंसर को हाथ लगाएंगे, हल्का गर्म होना चाहिए। यहाँ पर हल्का गर्म होना चाहिए, यहाँ पर इससे ज़्यादा गर्म होना चाहिए ऊपर की साइड। उसके बाद आते हैं हम फिल्टर पर, ये हल्का गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम कैपिलरी पर आते हैं, ये भी हल्की सी गर्म होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों हम सेक्शन पे आते हैं, ये जो सेक्शन होती है ये हमें ठंडी मिलनी चाहिए। देखिए फ्रोस्टिंग आ चुकी है, यहाँ पर जब आप हाथ फेरेंगे तो आपको बर्फ़ महसूस होगी और यही एक अच्छी कूलिंग की निशानी होती है। अगर आपको पानी महसूस हो तो यह समझ लीजिए कि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए बैक प्रेशर इसका 10 के समथिंग होना चाहिए। अगर आपने अच्छी तरह से वैक्यूम किया है, सिस्टम को साफ़ किया है और सारी चीज़ें अच्छी तरह से हुई हैं तो आपका बैक प्रेशर 10 से भी कम आएगा, जो कि एक अच्छी निशानी है। ये सदा आप ध्यान में रखिए कि बैक प्रेशर कम हो तो भी ठंडक ज़्यादा हो सकती है अगर आपका सिस्टम अच्छी तरह से वैक्यूम हुआ है। चोक होने के क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आप इस तरह से कैपिलरी लगाकर गैस को चार्ज ना कीजिए, इससे अच्छी तरह से वैक्यूम नहीं हो पाता और जिससे आपका सिस्टम चोक होने लग जाता है। इसलिए इस तरीके को कभी न अपनाएं, कैपिलरी के द्वारा कभी वैक्यूम ना करें। देखिए इसमें हम एक आर्च 134 भर रहे हैं। फिर मैं आपको गेज के द्वारा दिखाऊंगा कि जब गैस चोक हो जाती है तो हमारे गेज की सुई से हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम चोक हो चुका है। देखिए इसमें हमने वर्टिकल रखा हुआ है फिल्टर को, इसी तरह से इस फिल्टर को रखना होता है अगर आप अच्छा जो है काम चाहते हैं अपने फ्रिज से। कैपिलरी को आप ना लगाएं, यहाँ पर आप 1/4 की पाइप का इस्तेमाल करें, जिससे आप पंच के द्वारा बाद में पंच करके आप ब्रेजिंग कर सकते हैं। ये एक
गलत प्रैक्टिस है, आप कैपिलरी के द्वारा अच्छी तरह से वैक्यूम नहीं कर पाते। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ अब, जब सिस्टम हमारा बिल्कुल ठीक पर चल रहा है और एकदम से वो कूलिंग छोड़ जाता है तो हमारे गेज की सुई आप ध्यान से देखिए, ये वैक्यूम में गई हुई है, हमारा सिस्टम चल रहा था। अब मैं इसको हाथ से हल्का सा टेम्परेचर दूंगा इसकी पाइपों को, फिल्टर को। देखिए हमारी गेज की सुई वैक्यूम में चली गई है, यानी कि हमारे सिस्टम ने कूलिंग करना बंद कर दिया है। हमारा फिल्टर ठंडा हो चुका है, हमारे डिस्चार्ज की पाइप भी कोई खास गर्म नहीं है और कंप्रेशर भी कुछ ऐसा नहीं वर्क कर रहा, बिल्कुल साइलेंट हो चुका है। अब जैसे मैंने फ़िल्टर के अगले पॉइंट को छुआ, यानी कि कैपिलरी को थोड़ा सा हाथ से हीट दी और या फिर हम फ्रीजर में ऊपर हीट देते हैं, तो देखिए सिस्टम दोबारा शुरू हो जाएगा। यही एक चोकिंग की निशानी होती है, यही गैस चोक होना होता है। इसलिए आप सिस्टम को मॉइस्चर फ्री करें, तभी आप इस समस्या से बच सकते हैं। देखिए अब मैं आपको दोबारा से गेज दिखा रहा हूँ। देखिए गेज ऊपर बढ़ चुका है 10 की तरफ, यानी कि सिस्टम फिर से शुरू हो गया है, कूलिंग करना सिस्टम ने शुरू कर दिया है। तो दोस्तों यही होता है गैस चोक होना। ये मैंने आपको बता दिया कि आप अगर गैस को चोक होने से बचाना चाहते हैं तो आप इन अच्छी आदतों का इस्तेमाल करें और हमेशा सिस्टम में कभी भी कंप्रेसर से प्रेशर ना भरें, ना ही सिस्टम के कंप्रेसर को बार बार अनावश्यक चलाएं। इसी से गैस में मॉइस्चर चला जाता है, जिस वजह से हमारे सिस्टम में चोक होना शुरू हो जाता है। आप गैस में फ्लैशिंग करने के लिए और उसमें लीकेज चेक करने के लिए हमेशा नाइट्रोजन सिलेंडर का इस्तेमाल करें, जिस पर आप डबल स्टेज रेगुलेटर लगाकर उसकी सहायता से एक उचित प्रेशर देकर आप ये सब कार्य आसानी से कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको बाज़ार से उपलब्ध हो जाती हैं। अगर आप रेफ्रिजरेशन में अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तरक्की की राह पर चलना चाहते हैं, तो आप वैक्यूम पंप और नाइट्रोजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना जल्दी से सीख लें, ये अति आवश्यक है। 150 psi के द्वारा आप लीकेज को आसानी से चेक कर सकते हैं और नाइट्रोजन के सिलेंडर पर आप नाइट्रोजन अवश्य लिखें और डबल स्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल अवश्य करें। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको अच्छी प्रैक्टिस के बारे में बताऊं, ताकि आप अपने कार्य में अच्छी प्रैक्टिस इस्तेमाल कर सकें। ये वीडियो खासकर मैंने उन दोस्तों, उन टेक्नीशियन भाइयों के लिए बनाया है जो अपना काम नया नया शुरू करना जा रहे हैं और अपने काम पर बिल्कुल फोकस करना चाहते हैं। मैं आपको आगे भी ऐसे ही दोस्तों ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको आगे बार बार जो आपके सिस्टम में जो कमियां बार बार आती हैं उनके बारे में भी आपको मैं अच्छी आदतों के बारे में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप मेरे को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।